नीचे है क्योंकि गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दी है बिड्स फॉर मेजॉरिटी स्टेक सेल, क्योंकि जो बिड्स आई थी वो रिजर्व प्राइस से काफ़ी नीचे थी। उसके बाद स्टॉक जो है करीबन 15% नीचे कामकाज करते हुए। गौरांग सर, आप कुछ कहेंगे आईडीबीआई बैंक पे? मैं उम्मीद करता था कि आप ये प्रश्न मुझे न पूछे लेकिन अगर आपने पूछ ही लिया है तो अभी सुन लीजिए। गीतू, अगर मुझे मेरी याददाश्त अगर बराबर है, ऐसे तो मेरी याददाश्त रहती है ठीक से, लेकिन मेरी याददाश्त इसको लेकर के ज्यादा थोड़ी बहुत मजबूत है। मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से याद है, हमारे स्वर्गीय भूतपूर्व वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी ने बजट के टाइम पे ये घोषणा की थी कि आईडीबीआई बैंक का विनिवेश होगा। जी, बराबर है। और मैं मेरे ख्याल से सही हूं इस बात। बिल्कुल सही। वो स्टॉक मेरे ख्याल से 125-150 तक गया मेरे ख्याल से, खाली उस टिप्पणी पर। वो समय था, वो साल था, और आज का समय और साल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आईडीबीआई बैंक के ऊपर सूरज की किरणें गिरे और उसको एक नया सवेरा देखने मिले, लेकिन वो वास्तविकता बहुत जल्द होते हुए मुझे नजर नहीं आती है और हमारी कवरेज नहीं है आईडीबीआई बैंक के ऊपर, इसलिए मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। और एक बात और कहना चाहूंगा आपके दर्शकों के, इस बैंक को छोड़ करके बाकी बहुत सारी बैंक है जो बहुत मजबूत और सक्षम है, उस पर ध्यान दीजिए। सो गौरांग सर, आपने बैंक्स की बात ही की है क्योंकि अब तो प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में काफ़ी टसल चल रहा है। पीएसयू बैंकिंग स्पेस इज आउट परफॉर्मिंग। अभी की बात नहीं करते हैं, 2 हफ्ते की, उससे पहले हमने देखा था क्लियर आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम पीएसयू सेक्टर बैंक विज़ द प्राइवेट बैंक्स। आपको क्या पसंद है? दोनों ही पसंद है या फिर आपको लगता है कि प्राइवेट बैंक्स के लिए कुछ दिक्कतें बढ़ सकती है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो अब कंपटीशन फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार है, टेक्नोलॉजी पे काफ़ी आगे निकल रहे हैं एंड दे हैव बीन डूइंग गुड एज फार एज द अर्निंग्स आल्सो कंसर्न। तो ये तो मेरा मानना है कि जीवन में और खास करके शेयर बाजार में पक्षपात नहीं करना चाहिए आपको। हमारी पसंद की दोनों ही तरफ है, सरकारी बैंकों के ऊपर, निजी क्षेत्र की बैंकों के ऊपर, और एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज। तो ये तीनों ही पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं वित्तीय क्षेत्र, बीएफएसआई ब्रह्मांड जिसे हम कहते हैं। तो सरकारी बैंकों में अगर दो दो नाम लेने हो तीनों में ही, तो मेरे ख्याल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, निजी क्षेत्र बैंक में अगर आपको पसंद करना है तो मेरा मानना है एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक का आप चयन कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में अगर आपको ध्यान देना है तो बजाज फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस जो कि बहुचर्चित रहा है और इतनी गिरावट के बावजूद भी मेरे ख्याल से सक्षम रूप से खड़ा है। बहुत क्षमा चाहता हूँ, बहुत सारे विकल्प है जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। कंजम्पशन स्टोरी को हम ये समझ रहे थे कि वो प्ले आउट होगी अगले आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में, पर ऐसा अब कुछ खास लगता नहीं है क्योंकि एफएमसीजी प्लेस देखिए, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी सभी जो है में मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा। ऑटो जो काफ़ी अच्छा चल चुका था वहाँ पे शार्प करेक्शन हमको देखने को मिल रही। रियल एस्टेट जो कभी चलता है तो कभी थम जाता है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट इशूज़ को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती हुई इंडिया में, नौकरियाँ जा रही है आईटी स्पेस में, उसका क्लियर इम्पैक्ट हमको इन सभी कंजम्पशन स्पेस पे देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ आज ऑटो की पहले बात करते हैं। आज रिकवरी तो है एमएनएम में, अशोक लेलैंड में, मारुति में, बजाज ऑटो में। अब कितनी सस्टेनेबल ये नहीं पता। यज्ञेश जी, ऑटो स्पेस पे इस समय आपका क्या नज़रिया बन रहा है और कुछ पसंद है, आप कुछ खरीदेंगे गिरावट पे? ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, क्लियरली लास्ट फ्यू इयर्स में काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है अगर पिछले 2-2.5 साल की बात करें तो। और सेक्टोरियल चार्ट काफ़ी इंप्रेसिव रहा है, मगर अभी शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 26,600 के पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रिज किया है, ब्रेक ग्राउंड किया हुआ है नीचे। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर लार्ज कैप्स की बात करें, मारुति है, एमएनएम है, आयशर मोटर है, हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। सो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है जब भी बाजार रिकवर होते हैं तो ऑटो सेक्टर कहीं ना कहीं स्लगिश मोड में देखने को मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि एक जो आउट परफॉर्मेंस हमें लास्ट फ्यू इयर्स में देखने को मिले वो शायद ना देखने को मिले। सो थोड़ा सा साइन ऑफ कंसर्न ऑटो सेक्टर के अंदर है। फिर भी अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर हमें ध्यान में रखना है तो मुझे लग रहा है कि एक अशोक लेलैंड है, काफी इंप्रेसिव काउंटर रहा है और मुझे लग रहा है काफी अच्छा करेक्ट हम हो चुके हैं। सो ये एक स्टॉक को हम ध्यान में रख सकते हैं फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। गौरांग सर, स्टेट असेंबली इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस हो चुकी है। 5 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शंस जल्द ही होने वाले हैं। उससे पहले क्या करना चाहिए?
ये देखिए, याद दिलाया। मैं तो आप आपसे जो कच्चे तेल की बात कर रहे थे, हाँ हाँ नहीं बताइए। मैंने कहा नहीं बताइए मैं आप। आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मार्केट्स पे कुछ पूछने को है नहीं। नहीं तो एक अच्छी बात है, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे अभी, हाँ जब तक दैट्स ये नहीं हो व्हाट जाता। दैट्स व्हाट चार राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, या तो थोड़े महीनों के लिए राहत है। फिर बढ़े नहीं बढ़े वो अलग बात है, लेकिन अभी तो नहीं बढ़ेगा। और हमारी दिक्कत यही है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन एक दुखती नस हमारी ये भी है कि हर साल कोई ना कोई इलेक्शन होता है हमारे यहाँ पर। तो ये मेरी निजी राय है, वन नेशन वन इलेक्शन अगर वास्तविकता हो जाता है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दिक्कत है कि वो होएगा या नहीं होगा, कब होगा, हमारे जीवन काल में देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चलो थोड़ा बहुत ध्यान भटक जाएगा, खाड़ी के खबरों से करेक्ट इलेक्शन पर आ जाएंगे। क्योंकि कल मैं देख रहा था कि करीबन 12-2 बजे तक दोपहर के सब जन खाड़ी 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 युद्ध 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 कर रहे थे। हाँ उसके जैसे बाद ही 2 बजे सब चैनल इलेक्शन मोड पे आ गए। शिफ्ट या बोला ये भी सही है, अच्छी बात है, चलो हृदय परिवर्तन। और महिलाएं बहुत खुश होती है क्योंकि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो महिलाओं को कुछ ना कुछ तो मिलता ही है स्टेट वाइज। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और आज तेजस नेटवर्क में एक बार फिर अच्छे एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। करेक्शन भी हम इस पूरे साल में अगर देखें तो काफ़ी शार्प रही है, लेकिन पिछले एक महीने से ये स्टॉक काफ़ी अच्छे से रिकवर करते हुए 32% की रिकवरी पिछले एक महीने में देखने को मिल रही है। आज भी ये स्टॉक जो है वो करीब करीब इस समय अच्छी तेज़ी यानी कि 5% की तेज़ी लेके कामकाज कर रहा है। तेजस नेटवर्क ऑन चार्ट्स, यज्ञेश जी क्या करना चाहिए? लास्ट वीक के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और काफी बड़े अच्छे वॉल्यूम्स क्रिएट हुए। शॉर्ट टर्म में बॉटम फॉर्मेशन का एक कंफर्मेशन भी दिख रहा है। सो मुझे लग रहा है स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में रह सकता है और ऊपर में एक बुलिश व्यू है और ऊपर में हमें 550 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। प्रीवियसली यही लेवल्स पे हमने स्विंग हाई फॉर्म किए। सो शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखेगा। यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है बाइंग के लिए 550 के टारगेट के लिए। नीचे में इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 400 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन रखना रहे। यज्ञेश जी पावर स्पेस में आपको क्या पसंद है? पावर स्पेस में हमने काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखा। इस बार गर्मियाँ काफ़ी तेज़ पड़ने वाली है, उसके बाद पावर डिमांड भी बढ़ेगी और कोल बेस्ड पावर प्लांट्स क्योंकि अच्छा क्रूड में तेज़ बढ़त देखने को मिल रही है तो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो पावर स्पेस में कुछ पसंद है? टाटा पावर इज डूइंग वेरी वेल, अडानी पावर इज डूइंग वेल, in fact some of the other counters related to power, RCF, PFC, they are all doing well. आई थिंक पावर स्पेस में से टाटा पावर एक कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ दिख रहा है। स्टॉक के अंदर एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला। इनफैक्ट जो हमने बाजार में गिरावट देखी स्टॉक स्पेसिफिक रिलेटिवली काफी स्ट्रांग दिख रहा है। स्ट्रेंथ मजबूत है निफ्टी 500 इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स के सामने। मुझे लग रहा है टाटा पावर लग रहा है आने वाले टाइम में 420 तक के प्राइस ये टारगेट प्राइस दिखा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। 420 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, उसका अगर ब्रेकआउट करते हैं हम तो 460 तक के लेवल दिखा सकता है। सो ये एक अच्छा स्टॉक बन रहा है पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। गौरांग सर सब कुछ आप यू आर ऑल आउट टू बाय या फिर आपको सेक्टर स्पेसिफिक कुछ अप्रोच रख के आप बाजार को देख रहे हैं इस समय? तो देखिए अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो सेवाएं उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सेवा उपलब्ध कराने वाले क्षेत्र इतने नजदीक और करीब से नहीं जुड़े हैं जो उत्पादन वाले क्षेत्र होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में एक फर्क होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग साइड कुछ क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं उबलते हुए कच्चे तेल के दाम से, कुछ कम होते हैं। सर्विसेज क्षेत्र में मेरे ख्याल से कोई नजदीक का लेना देना है नहीं, लेकिन हाँ एक बाजार का अंग है, बाजार नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम नीचे आएगा। तो अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो आप सर्विसेज ओरिएंटेड या फिर थोड़े बहुत मैन्युफैक्चरिंग साइड में भी अगर आप देखने जाए तो क्षेत्र है। तो उदाहरण के तौर पर मैंने अभी बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात की, सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज, कच्चे तेल से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे तो आईटी सर्विसेज, फार्मा टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मैं ये भी मानता हूं कि ऊर्जा उत्पादन, पावर जनरेटिंग कंपनीज, ये भी एक ऐसा क्षेत्र है जो डायरेक्टली इतना नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होता।
लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं मूल्यांकन देखने जाऊं, करेक्शन करीबन 11-12% के आसपास सूचकांक में आया है, क्षेत्र के आधार पर ज्यादा आया है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जो सीधे सीधे नकारात्मक सी परिस्थिति खड़ी होती है उबलते हुए, लेकिन लंबी अवधि के लिए अच्छे हैं। तो ऑटो है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, एफएमसीजी है, मेरे ख्याल से ये परिस्थिति हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है, और एक सेक्टर जो सुरक्षित है वो है हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, गीतू, दे आर आल्सो रिलेटिवली लेस इम्पैक्टेड बाय दिस सिचुएशन। यज्ञेश जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2% ऊपर 2853 का लेवल है। एनएससी का आईपीओ जल्द आने वाला है, ऐसी खबरें हैं, और उसके चलते हुए हम कुछ जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियां हुई उनमें अच्छा रुझान देख रहे हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2853 क्या करना है? आई थिंक ये एक अच्छी कंपनी है, काफ़ी बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है और मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट जिस हिसाब से बीएसई में नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी लॉन्च होने वाले हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में, मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा टर्नओवर भी देखने को मिलेगा और गोइंग फॉरवर्ड इसमें एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक स्पेसिफिक भी देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली 2600 के लेवल्स के पास काफ़ी अच्छा बॉटम फॉर्मेशन है, लगातार हम ये लेवल्स पे सपोर्ट ले रहे हैं और अभी हम 2850-60 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। सो मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर आपका भी यहाँ से शॉर्ट मिड टर्म का है, 3 से 6 महीने का, ऊपर में हमें 3100 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सीमेंट स्पेस में आपको कुछ पसंद है यज्ञेश जी? अल्ट्राटेक, ग्रासिम? सीमेंट स्पेस में कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जो बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स है कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, तो मुझे लग रहा है कि नेगेटिव मोमेंटम बेरिश रह सकता है। सो गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, कहीं ना कहीं अगर बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है कंफर्मेशन, उसके बाद एक बाइंग का अप्रोच रखेंगे। सो फिलहाल अभी उसे हम अवॉइड करेंगे। गौरांग सर, आईटी से दूर ही रहना है कंप्लीटली? 2-3 क्वार्टर्स देखने के बाद ही जाना है इन्वेस्ट? सेवाएं मैंने बताया ना, सर्विसेज, आईटी इज आल्सो वन ऑफ देम, बट अनफॉर्चुनेटली वो एंथ्रोपिक नामक प्राणी आ गया था ना, उसके कारण पूरा तांडव हो गया था। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप बिल्कुल आईटी क्षेत्र पर भी ध्यान दे सकते हैं। डिफेंस गौरांग? सदाबहार, मेरे ख्याल से रक्षा क्षेत्र जैसा तो कोई क्षेत्र ही नहीं है, और 3 से 5 साल की अगर आपकी समय सीमा है तो मेरे ख्याल से सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए रक्षा क्षेत्र को। और कौन से स्टॉक्स? तो हाल फिलहाल बीईएल, मझगांव डॉक और एमटार टेक्नोलॉजीज है। तो ये खरीदारी की सूची है, हमारी राय है बुनियादी तर्क के आधार पर, फंडामेंटल। लेकिन इसके अलावा, हालांकि ये राय नहीं है, मैं सिर्फ वो नाम ले रहा हूं जो सक्षम और मजबूत है। कोचिन शिपयार्ड है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, पारस डिफेंस है, एलएनटी है, भारत फोर्ज है, भारत डायनामिक्स है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स है। बहुत सारी कंपनियां की तो जो मेरे ख्याल से आप ध्यान रख सकते हैं। यज्ञेश, आपके लिए एक सवाल आया है, वो पूछते हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और जियो फाइनेंस के दोनों ही स्टॉक्स क्या करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने चाहिए? मुझे लग रहा है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन काफी रिलेटिवली मजबूत दिख रहा है कंपेयर टू जियो फाइनेंस। स्टॉक में हम पीएफसी की बात करें, 420-25 के अराउंड हर्डल फेस कर रहे हैं, रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में 390-400 के पास एक बॉटम फॉर्मेशन भी है, और शॉर्ट टर्म मिड टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। सो आई थिंक पीएफसी इज अ गुड आइडिया, और बॉटम फॉर्मेशन इसका कंफर्म लग रहा है अगर मीडियम टर्म चार्ट्स की बात करें तो इसमें अगर हम एवरेज आउट कर सकते हैं कंपेयर टू जियो फाइनेंस। अगर जियो फाइनेंस में अगर देख पा रहे हैं, ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेकडाउन किया है 250 रुपए के पास, अभी उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मिड टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहे हैं अभी भी, मोमेंटम कहीं ना कहीं बेरिश बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक प्राइस में अभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो इंपॉर्टेंट बेस है नीचे में 215 का लग रहा है, सो 215 तक के प्राइस लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। गौरांग सर, आइडिया की खबर सुनी आपने? जेएसडब्ल्यू ग्रुप माइट पिक अप सम स्टेक इन वोडाफोन आइडिया। जब तक औपचारिक स्तर पर नहीं आता है तब तक किसी की सुनी हुई बातों पे भरोसा मत कीजिए। जी, यज्ञेश, आपके रडार में कौन से शेयर है? एनीथिंग यू लाइक टू बाय और सेल?